वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शुगर किस तरह से होती है और ब्लड प्रेशर के क्या जो है उसका मतलब नुकसान है, वो कितना जो है उसको इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो उसका जो है असर पड़ सकता है। तो इसी वाले से हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुश्ताक हमारे साथ हैं, हम उनसे कंटिन्यू करते हैं। देखें, ये बात तो क्लियर हो गई कि हाइपरटेंशन उसके क्या बॉडी में मुज़मरात हैं, डायबिटीज़ के क्या है, मगर उनका प्रीकर्सर जो है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी से ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इस वक्त जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। टाइप 2 से मुराद ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ कहलाता है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और ये जो है वो आमतौर आफ्टर ऑन 30 ईयर्स ऑन इसकी ऑनसेट होती है। इसमें इंसुलिन जो है वो उसकी जो है रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। मगर टाइप 1 जिसका भी हम जिक्र आगे चल के कर सकते हैं कि जो बच्चों में होता है, बच्चों का मेरा तो सवाल था कि छोटे बच्चों में भी जो है वो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है काफी सारे ऐसे। तो उनकी किस तरह से वो अपनी केयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंसुलिन तो मेरे ख्याल से वो तो फायदेमंद नहीं है। नहीं, इंसुलिन ऐसा नहीं कि फायदेमंद नहीं है। इंसुलिन इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये टेम्परेरी आपके वो ट्रीटमेंट है डायबिटीज की ट्रीटमेंट में इज वन ऑफ द ऑप्शन। वैसे तो स्टार्ट हम जो लेते हैं वो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, मुख्तलिफ एंटी डायबिटिक एजेंट हैं जिनसे हम स्टार्ट लेते हैं। मगर अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो अब जो है वो इंसुलिन पे चले जाते हैं कि इंसुलिन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अब मैं आ रहा था कि टाइप 1, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। और इसके अलावा जो है वो एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन में 100 आउट ऑफ 101 एक पेशेंट होता है जिसमें जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर को जब हम एट द 7th मंथ जब उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उसमें भी डायबिटीज़ है। इस डायबिटीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं प्रेग्नेंट मदर में। आमतौर पर आफ्टर डिलीवरी ये ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उस खातून में नहीं रहता जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो। अब हमारे टाइप 1 और टाइप 2 जो फर्स्ट एंड सेकंड उसके जो है टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो बच्चों में होता है। बच्चों में 20 साल की उम्र तक के बच्चों में, यानी ये फ्रॉम एज 1 month 2 month 1 years till 20, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर ये बच्चे वो होते हैं कि जिन लागर होते हैं, उनसे जो है वो मदर्स जो है वो उनके लिए बड़े वरीज होते हैं कि अब ये उसमें जो है वो हेल्थ गेन नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स हैं। जब पता उसको जो है वो इसके टेस्ट होते हैं तो वो डायबिटिक निकल आता है। तो छोटे बच्चों को कैसे पता चलता है कि वो डायबिटिक पेशेंट है? यही मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो ग्रोथ पैटर्न है, वो ग्रोथ पैरामीटर्स वो अचीव नहीं करता जो कि हेल्दी बच्चों के होते हैं। एक हेल्दी बच्चा जो है वो विद इन 6 मंथ जो है वो क्रॉलिंग शुरू कर देता है, वो थोड़ी थोड़ी बातें शुरू कर देता है, वो डाइट उसका चेंज हो जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। मगर जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें जो है बड़ी डिलेड होती हैं। जब वो डिलेड होती हैं तो उसकी वजह से आमतौर पर मदर्स वरी होते हैं कि ये बच्चे के साथ व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद द माय चाइल्ड। जब वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। चूँकि उसमें इंसुलिन होता नहीं है तो उसमें हमने सिवाय इंसुलिन ट्रीटमेंट के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। सही, हाँ, क्योंकि मेडिसिन तो दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते और दी भी नहीं जाती क्योंकि उसमें इंसुलिन है नहीं। जबकि हमारा जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन मौजूद है मगर अब वो कम हो गया है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, वो अब काम कम कर रहा है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, इंसुलिन की स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है, तो उसकी वजह से उसको टाइप 2 हो चुका है। तो बच्चों में हाँ टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन। अब टाइप 2 में जो है वो हम ओरल डायबिटिक एजेंट, एंटी डायबिटिक एजेंट देते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो फिर हम इंसुलिन पे जाते हैं। इंसुलिन इज वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। कम अब हाइपरटेंशन की अगर बात करें, देखिए रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो कि डायबिटीज के साथ हैं, यानी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसके अलावा जो है वो जिन हाई कैलोरी डाइट का इस्तेमाल है, जो पिज़्ज़ा है, तमाम चीज़ें हैं, उनसे भी उसको जो है वो हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। या फिर बाज़ लोग जो है वो सॉल्ट इंटेकर ज़्यादा हैं, सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हाइपरटेंशन के चांसेस
होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से सॉल्ट डाल के खा रहे होते हैं अपने खाने में, तो वो भी बहुत खतरनाक है, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। जी अच्छा, एक अजीब सी बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो अब हमारी किताबें बताती हैं कि अगर जो पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं उन बच्चों में जो है वो स्वीट लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो फ्रॉम बर्थ, यानी वो अर्ली एज में जो है ना बहुत ज़्यादा स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, मिठाई का इस्तेमाल करते हैं और मीठी चीज़ों का बड़े रगबत होता है अनफॉर्चुनेटली। और यही चीज़ जो है देखी गई हाइपरटेंसिव पेशेंट में कि अगर मदर और फादर दोनों हाइपरटेंसिव हैं तो उनके बच्चों में जो है वो टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्ट इनटेकर ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव लेटर ऑन ज़ाहिर है कि उनके पेरेंट्स हैं और ये सारी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं कि वो एट द एज ऑफ 30, 35 एंड 40 जो है वो उनमें जो है वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन एक और है कि जो स्किन है, स्किन के साथ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था डॉक्टर सफदर से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया डायबिटिक पेशेंट जो अगर उनका कहीं पैर लग जाए और उनको तो उस वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ज़ख्म बन जाता है और फिर वो पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसका क्यों मतलब टेम्प्रेरी कोई इलाज है उसका? बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने ऐड करी कि डायबिटिक पेशेंट में जो रेटाइनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, दीज आर ऑल डिजीजेस। रेटाइनो आँख से रिलेटेड पैथी मींस डिजीज़, इसी तरह न्यूरोपैथी यानी कि नसों से रिलेटेड डिजीज़ है। इंसान की नसें उस काबिल नहीं रहती कि वो अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि नर्व एंड इंसान के एंड में जाके किसी भी ऑर्गेन को कंट्रोल कर रही है। स्किन हमारे जिल्द जो है वो इंसान के जिस्म का वाइटल ऑर्गेन है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। इस स्किन का जब नर्व एंडिंग कमज़ोर पड़ जाती है तो क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स एग्रीवेट करती हैं। मेटाबॉलिक डायबिटीज़ इंड्यूस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उससे क्या होगा, हाइड्रेशन रिग्रेस हो जाएगी, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर जो मॉइस्चर या जिल्द को मेंटेन करने वाला पीएच है, जिल्द का एक कुदरती निज़ाम है, वो अनकंट्रोल हो जाएगा। उससे उस पर स्किन डिजीज़ अटैक करना शुरू कर देंगी। एक्जिमा है, एक्जिमा के साथ साथ सबसे जो डायबिटिक पेशेंट में होता है उसको कहते हैं स्किन रैश। स्किन रैश जब डायबिटिक पेशेंट में हो जाएगा, जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि उसकी अपनी टेंडेंसी नसों की जो समझने की सलाहियत है, जो उसका न्यूरोनल रिस्पॉन्स है, वो इतना वीक होगा कि उसका पैर कहीं किसी एक्सीडेंटली किसी जगह पे टच कर जाए तो ही डजंट फील एनीथिंग। उसमें फिर पेशेंट का जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स उसमें बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपनी डायबिटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसको, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। जब डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो उसकी डायबिटिक इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस का कवर होंगी, उसका न्यूरोनल रिस्पॉन्स बेहतर होगा, जिसकी वजह से जो है वो स्किन उसकी ज़्यादा बेहतर होना शुरू होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात ऐड करी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि शुगर का मर्ज़ और बुलंद फिशार खून यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। वर्ल्ड वाइड अमेरिकन एकेडमी ऑफ डायबिटोलॉजी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ये बात ऐड करती हैं कि डायबिटिक पेशेंट ने सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने आप को स्किन कंट्रोल रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, जिसकी वजह से स्किन कॉम्प्लिकेशन एक और सेगमेंट उसमें ऐड हो रहा है। डायबिटिक न्यूरोपैथी है, नसों की डिजीज़, रेटाइनोपैथी आंखों की डिजीज़, नेफ्रोपैथी है, गुर्दों की डिजीज़, और इसके साथ साथ जीआई प्रॉब्लम्स हैं, मैदे का निज़ाम ख़राब है। और इन्हीं में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डायबिटोलॉजी ये भी कहती है कि स्किन प्रॉब्लम उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। शुगर इट्सेल्फ इट्स अ की फॉर डिजीज़। जितना कंट्रोल रखी जाएगी उतना डिजीजेस प्रिवेंट होंगी, और जितना अनकंट्रोल होगा तो कॉम्प्लिकेशन में स्किन का सबसे बड़ा इशू जो है वो पेशेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा से आपके पास आऊँगी क्योंकि जो शुगर पेशेंट होते हैं मैंने से उनको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कितने घंटे वॉक करें, वो क्या क्या अपनी एहतियात करें? देखें, मेरे किसी दोस्त ने बहुत अच्छी बात की है कि डायबिटीज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम कि एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसको अगर आप फ्रेंड बनाएंगे, मेक अ फ्रेंड, तो आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इफ़ यू मेक एन एनिमी तो ये आपके लिए बहुत फैटल है। कैसे? देखिए, एक नॉन डायबिटिक जो एक पर्सन होता है वो कुछ भी खा ले, वो कुछ भी कर ले, उसका कोई मसला नहीं होता, मगर डायबिटीज़ के लिए उसको रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स है कि वो जो है वो डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट, अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर इंटेक ना उसकी, ठीक है, और इसके साथ जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल ना करे, 20 मिनट
सुबह 20 मिनट शाम की वॉक करे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी लाइफ को इस तरह मेंटेन करे, स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस एलिमेंट्स को जो है वो रिजॉल्व कर दे। अगर इन चीज़ों को करता है तो डायबिटीज इज फ्रेंड, क्योंकि अब वो उसकी लाइफ वैसे नहीं रही जो कि एक आम इंडिविजुअल की है कि जो कुछ कर लो कोई मसला नहीं है। इसके लिए अब वो हेल्थी डाइट ले, एक्सरसाइजेस करें और अपनी लाइफ को मेंटेन करें, ठीक। ठीक है। अगर उसको वाइस वर्सा करता है, इट कुड बी डेंजरस, कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आती है। तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अब अपने वेट को जो है वो लूज करें, उसको कंट्रोल करें। आपका BMI जो है वो आपके कंट्रोल से ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपने जो डाइट है, डाइट रिस्ट्रिक्टेड है, उस डाइट के साथ चलें। अब डाइट रिस्ट्रिक्शन का मतलब खतरानी ये नहीं है कि आप कुछ नहीं खाएं, बिल्कुल नहीं। आप हेल्दी डाइट लें। आप हेल्दी डाइट से मुराद ये कि आप सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप जो है वाइट मीट ले सकते हैं, रेड मीट नहीं ले सकते, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, हाई कैलोरीज डाइट आपने लेनी नहीं है। अच्छा, फ्रूट्स कौन कौन से खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? देखिए, फ्रूट आम तमाम फ्रूट खा सकते हैं, मगर उसकी एक जो है वो सर्टेन लेवल है, सर्टेन लेवल है। फर्ज करें कि अगर मैं एप्पल की बात करूं, अगर एक एप्पल बड़ा सा है, उसका एक पीस वो खा सकता है। वैसे भी डायबिटीज के जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि 2 डाइट के दरमियान आप थोड़ी सी कोई भी मीठी चीज ले सकते हैं, बट वो एक क्वांटिटी में हो, उससे ज्यादा ना हो, तो ये ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपके डायबिटीज का मतलब है कि आपके जो है वो लाइफ से अब स्वीट का कोई रिश्ता नहीं रहा, नहीं। ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो डॉक्टर साहब ने ऐड किया, वो कैलोरीज आप मेंटेन करें, कैलोरीज आप मेंटेन करें तो लिहाजा आपके लिए मसला नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए। शुगर इट्स कैरेक्टराइज एज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि खून के अंदर चीनी की मकदार का ज़्यादा हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है तो डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात ऐड करी कि पेशेंट को जो है वो फ्रूट्स का इंटेक अपना एज पर देयर डाइटिशियन जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल फ्रूट्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप सिंथेटिक शुगर पे चले जो ज़्यादा नुकसान दे। जी डॉक्टर साहब, तो आप बिल्कुल स्वीट्स ले सकते हैं। आप जो है वो स्पेशली जैसे सर ने कहा कि आप जो है वो बजाय आर्टिफिशियल लेने के आप नेचुरल स्वीट्स ले सकते हैं जो फ्रूट की सूरत में होता है, मगर उसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। देखिए, जो स्वीट्स होते हैं उसका जस्ट इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो ग्लूकोज आएगा या उसका ग्लैक्टोज आपकी बॉडी में जाएगा, उसका ताल्लुक जो है वो इसके शुगर के तेज़ होने से है। आपके ब्रेन के लिए भी ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है। अगर आप बिल्कुल कोई एक ऐसा शख्स ले लें कि जिसने वो मीठी चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, उसको डायमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और आम जो लेटर एज होता है डायबिटिक पेशेंट का, उनमें डायमेंशिया डेवलप अच्छा, हो मीठा जाता है। ना खाने से भूलने की बीमारी? जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं उनको भी जो है वो शुगर चाहिए होती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। अगर वो उसको उस सर्टेन लेवल पे ना मिले तो उसमें जो है वो उसके प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में भूलने की बीमारी हो सकती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खौफ से अपना चेकअप नहीं करवाते, तो उसके क्या नुकसान होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि अनफॉर्चुनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक खौफ है, डर है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम चेक करवाएंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आई एम द पेशेंट ऑफ दैट डिजीज। मगर आप अगर जो है वो बिल्ली को देकर कबूतर अगर सर जो है वो रेत पे छुपा ले तो बिल्ली कहीं नहीं गई, बिल्ली वहीं पे है, इट इज देयर, डिजीज इज देयर। हाँ, ये है कि अब उसकी कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वी शुड बी बोल्ड इनफ। अगर मेरे साथ मैं वो जो सारे सिम्टम्स फील कर रहा हूँ तो आई हैव टू गो फॉर द टेस्ट। अगर ये सिम्टम्स हैं, अगर आप फरमा रहे हैं कि मेरी जो है वो पाँव में ऐसा महसूस हो रहा है या मुझे थस फील होती है, या कोई भी शख्स है ये चीज़ें प्रॉब्लम महसूस कर रहा, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवा ले ताकि उस जो डिजीज़ वो सामने आए। अर्ली अगर आप उसको डायग्नोज करते हैं तो जो उसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगी, आप हेल्दी रहेंगे। जैसे वसीम अकरम, हाँ, इज डायबिटिक बट इज यू नो कि वो तमाम चीज़ें करता है जो एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए, रिक्वायर्ड होती हैं।
मेड डायबिटीज इज फ्रेंड। बिल्कुल जी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर से जो है हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।